बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कन्वेंस अलाउंस की जो एरियर्स है उनके हवाले से जो फाइनेंस डिवीजन ने अभी नोटिफिकेशन की है और मुतल्लिक़ा अकाउंट ऑफिसेस को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आप एरियर्स की पेमेंट इनको कर दें जिन लोगों की ड्यू है। तो इस हवाले से हम थोड़ा एरियर कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप तवज्जो से इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले कन्वेंस अलाउंस की जो मुख्तलिफ स्केल्स के हवाले से हिसाब से रेट्स है वो हम देखते हैं। तो ये मुख्तलिफ पीरियड में चेंज होते रही है, जैसा कि जुलाई 2014 से 2011 से 30/6/2012 तक ये रेट 5 से 10 स्केल के लोगों के लिए ये था 1150। इस तरह 11 से 15 स्केल की जो लोग हैं उनके लिए 1700 था और इस तरह 16 और 19 के लोगों के लिए ये 2480 था। इस तरह फिर ये जुलाई 2012 से अगस्त 2012 में ये 2 महीने के लिए फिर 1500 और इस तरह 5 से 10 स्केल वालों के लिए और 11 से 15 स्केल वालों के लिए 2000 और 16 से 19 तक ये 5000। इस तरह सितंबर 2012 से जून 2014 तक ये 1840, 2720 और 5000 ये रहा। फिर जुलाई 2014 से अब तक जो है ये रेट यूनिफॉर्म चलता आ रहा है और ये बीपीएस 5 से 10 के लिए 1932 है। मेरे ख्याल से इस स्केल में अभी रिसेंटली कोई है तो नहीं और 11 से 15 तक 2856 है और 16 एंड अबव से ये 5000 है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस स्केल में हैं। हम मिसाल के तौर पर एक रैंडम ये केस कैलकुलेट करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारा पास एक बंदा है जिसका जो पीएसटी बीपीएस 12 में तैनात है, ठीक है, और एज्यूम करते हैं कि वो 28 फरवरी 2013 को उसकी प्रमोशन भी होगी, लेकिन 14 में, लेकिन 12 और 14 का याद देखते हैं 11 से 15 का यूनिफॉर्म है तो इस पे इसकी प्रमोशन का कोई असर नहीं होगा। मसलन अगर बीपीएस 12 से वो 14 में प्रमोट हुआ है तो उसकी जो रेट्स है 12 और 14 की वो इस स्लैब्स में फॉल करते हैं 1700, 2000 और 2700, तो उन रेट्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि एक साल में कितनी महीने जो है वो छुट्टियां हैं। तो हम अगर देख लें तो हर साल तकरीबन 3 महीने रेगुलरली छुट्टियां होती है, एक जुलाई की, फिर जनवरी की और फरवरी की, ठीक है, जो मलाकन रीजन है। तो इस पीरियड में हम देखते हैं कि इस पीरियड में जो कि रेट चेंज हुए तो इसमें कितनी छुट्टियां आती है। जुलाई 2011 से जून 2012 तक अगर हम देख ले तो हमारे पास जुलाई 2011 की छुट्टियां, फिर जनवरी फरवरी 2012 की छुट्टियां, तो ये 3 महीने इस पीरियड में आते हैं, ठीक है। फिर इस पीरियड में हम देख ले तो जुलाई 2012 से अगस्त 2012 तक, तो ये 2 महीने और इसमें 1 महीने छुट्टी आती है जुलाई 2012 की, क्योंकि अगस्त में तो छुट्टियां होती नहीं, तो ये 1 महीने इस पीरियड में आता है। अच्छा, सितंबर 2012 से 30/6/2014 तक इसमें 5 महीने आते हैं। मसलन 12 का तो कोई नहीं आता है, जनवरी फरवरी 2013 की, जनवरी जुलाई 2013 3 हो गई और जनवरी फरवरी 2014 की, तो ये 5 महीने हो गए। फिर से बता देता हूँ, इस पीरियड में 5 महीने आते, जनवरी फरवरी 2013, जुलाई 2013 ये 3 हो गए और जनवरी फरवरी 2014, तो ये 5 महीने हो गए। अच्छा, जुलाई 2014 से टिल डेट तक, तो इसमें अगर हम एज्यूम कर लें कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जब से आया है तो हमने देखा है कि जनवरी 2021 के बाद ये कन्वेंस अलाउंस की डिडक्शन जो है वो स्टॉप हो गई है, वो सबको मिलना शुरू हुआ है। तो हम ये टिल डेट को एज्यूम करते हैं कि ये जनवरी 2021 तक है। तो इसमें कितने महीने आते हैं इसका जरा तफसील मैं आपको बताता हूँ। ये वाला पीरियड जो है, अगर हम इसको टिल डेट को जनवरी 2021 तक कंसिडर कर लें तो हमारे पास इसमें जनवरी का 1 महीना आता है क्योंकि जुलाई 2014, फिर 2015 की 3 महीने, कैसे, जनवरी फरवरी और जुलाई, ये 3 महीने साल की छुट्टियां, 2015 की 3, इस तरह 2016 की 3, 2017 की, 18 की, 19 की, 20 की 3 और 21 के का 1 महीना, क्योंकि 21 के जनवरी तक ये डिडक्शन हुई है मेजॉरिटी केसेस में। तो ये 21 में, चूंकि फरवरी में फिर कन्वेंस मिलना शुरू हुआ था और जुलाई में भी मिला था, तो ये 2 महीने इसमें से कट गई, तो ये टोटल मिला के इस पीरियड में 20 महीने आते हैं।
अब आप देखना है, आपने आपने ये देखना है कि आप किस स्केल में फाइल करते हो। सपोज करें कि आप पीएसटी है, तो अगर आप पीएसटी है तो आप अब एरियर कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपने 1700 को 3 से ज़रब देना है, तो ये क्योंकि इस पीरियड में हमारे पास 3 महीने थे, तो आपके ये 1700 ज़रब 3 ये 5100 बनते हैं। अच्छा, इस पीरियड में जब ये कन्वेंस अलाउंस चेंज हुआ 2000 बन गया 1700 से, तो इस पीरियड में एक महीना आता है, ये देखिए जुलाई 2012 का महीना। तो ये एक महीना आप 2000 को 1 से ज़रब दे तो 2000 आता है, ठीक है। फिर इस पीरियड में जब गवर्नमेंट ने ये चेंज किया 2720 पे ले गई, 2000 की बजाय 2720 हुआ, तो इस पीरियड में आपके 5 महीने आते हैं, ठीक है। तो 5 को 2720 से ज़रब दे तो ये 13600 आता है। इसके बाद जुलाई 2014 से ये जनवरी 2021 तक, ठीक है, टिल डेट से हम एज्यूम करते हैं कि ये जनवरी 2021 है, क्योंकि उसके बाद मेजॉरिटी केसेस में वो मिलना शुरू हुआ है और उसकी रिडक्शन स्टॉप हुई है। तो ये कुल मिला के यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया आपको, यहाँ पे देखें 3-3 महीने हर साल के, और 2014 और 2021 का एक एक महीना है, तो ये कुल मिला के 20 महीने बनते हैं। तो 20 को 2856 से ज़रब दे तो ये 57,120 बनता है। तो इन सब इयर्स को जो इस पीरियड में है, इसको जब हम ग्रैंड टोटल करते हैं तो ये 77,800 आते हैं। ये उस शख्स के लिए था जो जुलाई 2011 से पहले भर्ती हुआ था। अब हम हमारे पास एक ऐसा केस आता है कि एक बंदा है वो 27 जुलाई 2016 को अपॉइंट हुआ है और ओपीएसटी अपॉइंट हुआ है। तो उसके लिए भी बड़ा सिंपल है। अब जी जुलाई के महीने में वो भर्ती हुआ है तो 27 जुलाई को अपॉइंट हुआ है, तो आप काउंट कर ले जुलाई की, उसने बाकी सारी तो छुट्टियां थी एडवांस में, तो 27, 28, 29, 30, 31, तो ये 5 दिन बनते हैं। तो आपने इस 2856 को इस स्लैब में होता है, क्योंकि 2014 से ऑनवर्ड ये रेट है, तो चूंकि 2016 में भर्ती हुआ तो उसके लिए ये रेट होगा 2856। तो आप 2856 को 31 से डिवाइड करें और उसको 5 से ज़रब दें, ये मैंने किया हुआ है। D18 डिवाइड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब 2856 जो महीने का है उसको आप 31 से डिवाइड कर ले और उसको 5 से ज़रब दे, तो ये जुलाई की उसके 5 दिन का कन्वेंस अलाउंस बनता है 461, ठीक है। फिर अगस्त की 3, ये जुलाई, ये 2017 की 3 महीने, 18 की 3 महीने, और अगर उसने केस किया हुआ है और उसका कन्वेंस अलाउंस जो है वो 28 फरवरी 2019 तक है, तो 2019 में उसको 2 महीने मिलेंगे। तो ये कुल मिला के 17, 18, 19 के 3 साल और 2016 का के 5 दिन, उसका बनता है 23,309। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स भी है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। अच्छा, अगर आपने कोर्ट में केस किया हुआ है तो आपकी इरियर्स 28 फरवरी 2019 तक होंगे, मतलब कि 2019 में जो सबकी 3 महीने की एरियर सबको मिलते हैं, आपको 2 महीने की एरियर 2019 में मिलेंगे, और ऑनवर्ड ये जो 2020 और 21 के 4 महीने ये वाले, ये और ये आपका सिपर हो जाएगा, तो ये 4 महीने आपसे कट जाएंगे, तो ये 20 की बजाय आपके लिए ये 16 हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ, अगर आपने कोर्ट में केस किया है तो आपको जो कन्वेंस अलाउंस की एरियर है वो 28 फरवरी 2019 तक मिलेंगे। तो जब आपको 28 फरवरी 2019 तक मिलेंगे तो यहाँ पे ये 2019 वाले जो महीने हमने 3 लिखे ये आपके 2 हो जाएंगे, क्योंकि जुलाई 2019 वो आपसे के खाते से निकल गया, इस तरह 2020 और 21 भी निकल गया, तो ये एक भी आपसे खत्म हो, ये 3 भी खत्म हो और इसमें भी एक खत्म हुआ, तो 4 और तो 5 महीने आपसे कट जाएंगे, तो आपके ये 15 आ जाएगा। तो आपने इसी शीट में इस 20 को 15 कर देना है, तो ये फिर आपको कैलकुलेशन दे देगा। मैं इसको 15 करता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 63,540 है। इसको मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों ने केस किए थे तो उनकी फिर जुलाई 2020 या फरवरी 2020 से उनकी कन्वेंस डिडक्शन जो है वो स्टॉप हुई थी। अच्छा, कुछ लोग जो कोरोना का पीरियड था तो उसमें स्कूल जो थे और कॉलेजेस जो थे वो 16 या 17 फरवरी 2021 को खुल गए थे छुट्टियों के दौरान ही। तो 28 फरवरी तक का जो पीरियड है ये 13 दिन तकरीबन बनते हैं, 12-13 दिन। तो इसका कन्वेंस अलाउंस मेजॉरिटी केसेस में ये पे हुआ है,
ठीक है, तो आपने इस केस में जनवरी 2021 तक कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने किया हुआ है जनवरी 2021 तक। ठीक है, फिर फरवरी का मिल गया और उसके बाद ये डिडक्शन तकरीबन स्टॉप हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बताना बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि आप हर एक बंदा अलग-अलग अपने लिए सोर्स बनाएं, तो आपने कहीं से सोर्स थी जो इस फॉर्मेट में होता है, वो आपने कहीं से ढूंढ के तो उस पे आपने 1 से लेकर 20 बंदों तक की कन्वेंस अलाउंस की ईरर उस पे सबमिट करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर पर्सनल नंबर, फिर नेम, फिर बीपीएस, डिजिग्नेशन, कन्वेंस अलाउंस की ईरर का वेज टाइप है 5011 वो, और जितनी उसकी कन्वेंस अलाउंस की ईरर बनती है वो लिखना है। और ये जो अमाउंट है कि जिसकी जितनी बनती है, इसकी कैलकुलेशन इस सोर्स के बैक साइड पे लाजमी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कैलकुलेशन सही हुई है और आपकी इतनी बनती है या कम ज़्यादा तो नहीं है, ताकि उसमें फिर करेक्शन हो सके। और इस साइड पे रिमार्क्स का जो कॉलम है, इसमें आपने सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो लेटर है, जो कि 25 जनवरी 2023 को है, उसका हवाला लाजमी देना है। और नीचे आपने डीडीओ से एक सर्टिफिकेट लेना है इसी पे, उसमें ये लिखना है कि सर्टिफाइड दैट सफिशिएंट बजट इज अवेलेबल एंड इन केस ऑफ एक्सेस पेमेंट फर्दर बजट विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड देयर विल बी नो एक्सेस पेमेंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। डीडीओ ये सर्टिफिकेट देगा कि फिलहाल सफिशिएंट बजट मौजूद है, और अगर बजट से ज़्यादा का एक्सपेंडिचर हुआ तो हम जो लोकल फाइनेंस है जो हर डीसी ऑफिस में होता है, उससे मजीद बजट लेके एक्सपेंडिचर को रेगुलराइज करेंगे। तो ये सर्टिफिकेट भी डीडीओ से लाजमी लेना है, और कैलकुलेशन भी बैक साइड पे करनी है, और हर बंदे का पर्सनल नंबर, डिजिग्नेशन और टोटल जो एरर है वो इस तरह सोर्स पे मेंशन करना है। ये सोर्स 3 है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।